हाय एवरीवन, सॉल्यूशन पढ़ रहे थे हम लोग और पिछला लेक्चर में एबनॉर्मल मोलर मास और वांट ऑफ फैक्टर के बारे में पढ़े थे। उसमें हम लोग देख रहे थे कि यदि किसी भी कारणवश सॉल्यूट पार्टिकल का संख्या सॉल्यूशन में अलग हो, किसके कंपैरिजन में, तो जितना पार्टिकल ऐड किए हो उसके कंपैरिजन में, तो नंबर ऑफ पार्टिकल यदि चेंज कर जाएगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज करेगा और फिर मोलर मास भी। तो ये मोलर मास जो चेंज करेगा थियोरेटिकल या नॉर्मल वैल्यू से, वही एबनॉर्मल मोलर मास कह रहा था। लेकिन उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में यदि हम लोग वांट ऑफ फैक्टर को इंक्लूड करते हैं तो वैल्यू फिर से ही आ रहा था। तो जैसे मान लो कि सॉल्यूट का एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा हो सॉल्यूशन में, तो कितना हो रहा हो, कितना हो रहा हो कहने का मतलब है कि यदि आप 1 मोल सॉल्यूट लिए हो और इसको सॉल्वेंट में आप डिजॉल्व किए तो कितना डिसोसिएट करेगा। ऐसा भी हो सकता है कि 1 मोल आप लिए और 1 मोल में पूरा 1 मोल डिसोसिएट कर जाए, यदि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस या सॉल्ट रहा तो। लेकिन वीक एसिड या वीक बेस वगैरह रहा तब 100% डिसोसिएशन नहीं होता है, दे आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, सो ओनली पार्शियल डिसोसिएशन अकर्स। तो आप जितना भी सॉल्यूट ले रहे हो उसमें से कितना सॉल्यूट का डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो रहा है ये जानना आवश्यक है, तब आप वहाँ वांट ऑफ फैक्टर को इंक्लूड कर पाओगे। तो टोटल सॉल्यूट जो हम लोग लिए थे उसमें से कितना सॉल्यूट का डिसोसिएशन हुआ या कितना एसोसिएशन हुआ और उसका फिर वांट ऑफ फैक्टर से क्या रिलेशन होगा, इसी को अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें से सबसे पहला वांट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सो व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? अल्फा से डिनोट करते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज द फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिसोसिएटेड टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस टेकन, कि जितना आप सब्सटेंस का मोल लिए थे सॉल्यूट का उसमें से कितना मोल वह डिसोसिएट किया, वही कहलाएगा उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको हम लोग क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं। तो मान लिए हैं यहाँ हम लोग कि जो सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स लिया गया है वो 1 मोल है। अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और डिसोसिएशन के बाद जो टोटल आयन्स बन रहे हैं, आयन का संख्या, वह है m। तो आयन का संख्या है m, तो यदि इसको नंबर ऑफ मोल के टर्म में लिखोगे तो फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो m अल्फा इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन आफ्टर डिसोसिएशन। तो आप लिए थे 1 मोल, उसमें से अल्फा का डिसोसिएशन हुआ तो अनडिसोसिएटेड कितना रहा, 1 माइनस अल्फा। 1 मोल आप लिए, अल्फा का डिसोसिएशन हुआ तो बचा 1 माइनस अल्फा जो अनडिसोसिएटेड है अभी भी। तो इतना मोल है अनडिसोसिएटेड और इतना का हुआ डिसोसिएशन, तो दोनों को आप जोड़ दो। तो दोनों को जोड़ दोगे तो निकल जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, अनडिसोसिएटेड प्लस डिसोसिएटेड। तो ये हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस m अल्फा, तो 1 तो 1 ही रह गया, और ये m अल्फा और माइनस अल्फा में अल्फा है कॉमन, तो अल्फा कॉमन ले लोगे तो यहाँ प्लस m बचेगा जो पहले, और यहाँ -1 बचेगा जो बाद में। तो 1 प्लस m माइनस 1 अल्फा। अब जो वांट ऑफ फैक्टर है आई, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टेकन। तो डिसोसिएशन के बाद इतना बना है 1 प्लस m माइनस 1 अल्फा, और सॉल्यूट का मोल लिए कितना थे, 1, तो i इंटू 1 आई हो जाएगा। इसको ऐसे ही लिखो, 1 को इस तरफ ले आओ तो माइनस, इधर बचा m माइनस 1 अल्फा, और अल्फा यहाँ से आ जाएगा i माइनस 1 बाई m माइनस 1, जहाँ m क्या है तो कितने आयंस बने थे, i क्या है तो वांट ऑफ फैक्टर, जिसका फॉर्मूला आप लगाओगे नॉर्मल मोलर मास बाई ऑब्जर्व्ड मोलर मास। तो यहाँ से i निकल जाएगा, m पता रहेगा तो अल्फा भी हो जाएगा। जैसे मान लो कोई सॉल्यूट आप लेते हो NaCl, तो जब E टूटेगा तो कितना टूटेगा, Na प्लस Cl माइनस कितने आयंस बने, 2, तो m का वैल्यू हो जाएगा 2, तो अल्फा बराबर i माइनस 1, 2 माइनस 1, तो i माइनस 1 बटे 1, तो अल्फा बराबर i माइनस 1, ऐसे। तो यदि सॉल्यूट का डिसोसिएशन हो सॉल्यूशन में जाने के बाद, तो जो रिलेशन होगा वांट ऑफ फैक्टर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बीच, वह है अल्फा इक्वल टू i माइनस 1 बाई m माइनस 1। m नंबर ऑफ आयंस formed after dissociation and I is the want of factor which is equal to normal molar mass by observed molar mass of solute। अब यदि इसी को आप डिग्री ऑफ एसोसिएशन से कंसर्न करो, इसी को यदि आप डिग्री ऑफ एसोसिएशन से जोड़ो तो कैसे समझोगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नहीं एसोसिएशन।
तो एसोसिएशन में मान लो तो फॉर्मूला इसके लिए हो जाएगा डिग्री ऑफ एसोसिएशन बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस एसोसिएटेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस टेकन। तो मान लो आप n मोल किसी सब्सटेंस A का ले रहे हो और डिसोसिएशन के बाद ही हो जाए AN, तो यहाँ इसका n मोल है और यहाँ हो गया 1 मोल, तो n मोल बदल गया 1 मोल में, तो 1 मोल लेते तो कितना में बदल जाता है 1/n में। यदि किसी सब्सटेंस का आप n मोल ले रहे हो तो जुड़ करके वह 1 मोल बन गया, तो 1 मोल लेंगे तो 1/n मोल हो जाएगा। तो अब यहाँ से सेम चलेगा बाकी चीज़ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टेकन 1, अल्फा इज द डिग्री ऑफ एसोसिएशन, नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, ऐसे लिखो इसको, नंबर ऑफ, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस अंडरगो एसोसिएशन बराबर अल्फा बाई n। मतलब ये जो बना है एसोसिएशन के बाद उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन से, तो अल्फा बाई n हो गया। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेफ्ट अनएसोसिएटेड, तो 1 माइनस अल्फा। अब यहाँ से टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो 1 माइनस अल्फा है अनएसोसिएटेड और एसोसिएशन कितना मोल का हुआ है अल्फा प्लस n का, तो अल्फा बाई n। यहाँ से जब आप कॉमन लोगे अल्फा तो यहाँ बचेगा 1/n माइनस 1, फॉर्मूला यही रहेगा, आफ्टर एसोसिएशन हो जाएगा, तो 1 प्लस दिस इज 1/n माइनस 1, तो ये ऐसा हो जाना है और यहाँ फिर हो जाएगा 1/n। तो इस बार डिग्री ऑफ एसोसिएशन जो हुआ अल्फा, इसका फॉर्मूला I-1 बराबर 1/n माइनस 1, जहाँ I वही नॉर्मल मोलर मास बाई ऑब्जर्व मोलर मास हो गया ऐसे। तो इस तरह से जो है हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन का क्या कॉरिलेशन है वांट ऑफ फैक्टर के साथ उसको देखें, या डेरिवेशन तो एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन हाँ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे, जो न्यूमेरिकल्स अभी हम लोग कंसिडर करेंगे, देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे ये सब डिराइव किया गया है। तो अब हम लोग थियोरेटिकली या चैप्टर पूरी तरह से समाप्त होता है, कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग देख लेते हैं इस पर। हाँ, तो एक क्वेश्चन अभी जो हम लोग पढ़े डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन, उससे रिलेटेड है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 2.33। क्वेश्चन है 19.5 ग्राम ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड इज डिजॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। सो हियर वाटर इज द सॉल्वेंट एंड दिस फ्लोरोएसिटिक एसिड इज द सॉल्यूट। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑब्जर्व्ड इज 1.0 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द वांट ऑफ फैक्टर एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड। कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को, सो देखो सबसे पहले निकालना है वांट ऑफ फैक्टर। तो वांट ऑफ फैक्टर का हम लोग कई डेफिनेशन पढ़े हैं, नॉर्मल मोलर मास बाई ऑब्जर्व मोलर मास, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाई नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, फिर ऑब्जर्व नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स एडेड। तो यहाँ चूंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इन्वॉल्व किया है तो आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला फॉर्मूला लगाना होगा। तो जो वांट ऑफ फैक्टर आई है इसका फॉर्मूला ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अब दिया हुआ क्या क्या है जरा समझो। 19.5 ग्राम ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड मतलब मास ऑफ सॉल्यूट WB, B यहाँ है फ्लोरोएसिटिक एसिड, ये दिया हुआ है 19.5 ग्राम। तो इसका मोलर मास भी निकाल लो, Mb CH2F COOH का। तो कार्बन 2 है तो 12 दूना 24 प्लस हाइड्रोजन है 3 तो 3, एक फ्लोरीन है जिसका 19, 2 ऑक्सीजन है तो 32। कितना जाएगा 4 3 7 9 16 2 18 8 1 3 1 4 2 6 और 1 7, 78 ग्राम पर मोल। उसी प्रकार से मास ऑफ सॉल्वेंट WA दिया हुआ है 500 ग्राम। अब वाटर चूंकि सॉल्वेंट है तो जो KF का वैल्यू है फॉर वाटर
वो तो फिक्स है 1.86 केल्विन केजी पर मोल वाटर का याद रखना है। तो अब जो हम लोग पढ़े हैं डेल्टा टी एफ बराबर वह पढ़े हैं के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए। सारे वैल्यूज़ दिए हुए हैं, पुट करो। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ हो जाएगा 1.86, यूनिट वगैरह पुट करोगे सभी कैंसिल आउट हो जाएंगे। डब्ल्यू बी इज 19.5, 1000 डिवाइडेड बाई एम बी, तो एम बी दिया हुआ 78 इंटू डब्ल्यू ए इज 500। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो डेल्टा टी एफ आ जाएगा यहाँ से 0.93 केल्विन। सो दिस डेल्टा टी एफ इज ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज ऑब्जर्व्ड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ये ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हुआ 0.93। अब जो वांट ऑफ फैक्टर आप यहाँ से निकालोगे आई बराबर, तो फॉर्मूला ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय नॉर्मल, तो ऑब्जर्व्ड हुआ 0.93 केल्विन और नॉर्मल इसका दिया हुआ है देखो 1.0 डिग्री सेल्सियस। तो इसको आप पहले ऐसे लिखो, डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व्ड बाई डेल्टा टी एफ नॉर्मल। तो जो डेल्टा टी एफ नॉर्मल है दिया हुआ है 1 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में इसको लिखोगे तो 1 केल्विन, चूँकि यह चेंज इन टेम्परेचर है और टेम्परेचर जितना डिग्री सेल्सियस में चेंज करता है उतना ही केल्विन में, तो सेम हो जाएगा। तो आई बराबर यहाँ से 0.93 बाई 1, तो आई इक्वल टू रहेगा 0.93 ऐसा। तो आई 0.93 आ रहा है, या उल्टा यहाँ पे हो गया है, ऑब्जर्व्ड है दिस वन और नॉर्मल जो है, नॉर्मल मतलब कैलकुलेटेड, तो ऑब्जर्व्ड दिया हुआ है 1, उल्टा पुट हो गया है 1 और कैलकुलेटेड हम लोग का आया है 0.93। तो अब जब इसको सॉल्व करोगे 1 को डिवाइड करोगे 0.93 से तो आता है 1.0753 एंड सिंस आई इज ग्रेटर देन 1 इट मीन्स हेयर सॉल्यूट अंडरगो डिसोसिएशन इन द सॉल्यूशन। कि आई का वैल्यू 1 से बड़ा आ रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सॉल्यूट आप लिए थे फ्लोरोएसिटिक एसिड, इसका डिसोसिएशन हो रहा है, टूट रहा है। तो अब डिसोसिएशन होगा तो किस प्रकार से आगे बढ़ेगा उसको हम लोग देखते हैं। अगला हम लोग को निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो ध्यान दो, अब जो फ्लोरोएसिटिक एसिड है उसका आप डिसोसिएशन यदि कंसिडर करोगे, फ्लोरोएसिटिक एसिड CH2FCOOH टूटेगा तो फ्लोरोएसीटेट आयन बनेगा प्लस H+ हाइड्रोजन आयन बनेगा। मान लो कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन वो फ्लोरोएसिटिक एसिड का है M, तो ऑब्वियसली ये दोनों का होगा 0। तो यदि आप इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन लेते हो, देखो फ्लोरोएसिटिक एसिड इज नॉट या वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, इट इज मॉडरेट एसिड। वेरी वीक भी नहीं बोला जा सकता है, लेकिन आप वेरी स्ट्रॉन्ग भी नहीं होगा। और जब ऐसे मॉडरेट इलेक्ट्रोलाइट हो तो वहाँ इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है। तो इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन इसका कितना है, इसका मतलब हुआ कि कितने आयंस में वह डिसोसिएट कर गया है, कितना अभी अनडिसोसिएटेड है। तो जो हम लोग फार्मूला पढ़े हैं अल्फा बराबर कि कितना डिसोसिएट किया बाई कितना आप लिए थे, तो लिए थे हम लोग m, डिसोसिएट कितना किया वो नहीं पता है, तो इसको निकालोगे तो m इंटू अल्फ़ा हो जाएगा। तो मान ले कि यह जो आयन बना है वो m अल्फ़ा है, ये भी m अल्फ़ा होगा, दोनों एक ही सेम मोल बन रहा है। तो इसका इनिशियल लिए थे m में m अल्फ़ा डिसोसिएट कर गया तो बचा कितना m माइनस m अल्फ़ा ऐसा। अब जब यहाँ से आप अप्लाई करोगे, या इसको आप ऐसे लिखो कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड इन द सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड इन द सॉल्यूशन आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन।
तो ये बन रहा है एम अल्फ़ा प्लस एम माइनस एम अल्फ़ा। तो ये एम अल्फ़ा ख़त्म, यहाँ से एम कॉमन ले लो तो 1 प्लस अल्फ़ा। ये हुआ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड इन द सॉल्यूशन। अब जब यहाँ से आप आई निकालोगे तो ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल एम 1 प्लस अल्फ़ा, नंबर ऑफ मोल्स टेकन तो आपने लिया है एम, तो एम कट जाएगा, तो यहाँ से आई बराबर 1 प्लस अल्फ़ा और अल्फ़ा बराबर आई माइनस 1। अब अल्फ़ा बराबर आई माइनस 1 और आई आप यहाँ निकाले हो तो अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाना है यहाँ से 1.0753 माइनस 1, तो अल्फ़ा इज 0.0753। अल्फ़ा का इतना कम वैल्यू आना बतला रहा है कि फ्लोरोएसिटिक एसिड एक कमज़ोर एसिड है। अल्फ़ा का वैल्यू 1 के जितना नज़दीक रहेगा इसका मतलब वह उतना स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, और अल्फ़ा का वैल्यू 1 से जितना कम होगा इसका मतलब वह उतना ही कमज़ोर एसिड है, या बोले कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब यह जो हम लोग इक्वेशन लिखे हैं, इस इक्वेशन में यदि आप लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करोगे या लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करोगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, तो लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम क्या बोलता है कि जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है के, वह बराबर होता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन CH2F COO माइनस EH प्लस बाई रिएक्टेंट का, ये हो जाएगा CH2F COOH। के इसको लिखो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, तो इसका कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम में है एम अल्फ़ा, दिस इज ऑल्सो एम अल्फ़ा एंड दिस वन इज एम माइनस एम अल्फ़ा, तो एम कॉमन ले लो 1 माइनस अल्फ़ा, तो एम कट गया, तो हो गया एम अल्फ़ा स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फ़ा के, ऐसा। तो के बराबर यहाँ से फॉर्मूला आया क्या, एम अल्फ़ा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फ़ा। अब यहाँ से m जो है वह तो कंसंट्रेशन हुआ, और m कंसंट्रेशन कौन सा हुआ, तो मोलर कंसंट्रेशन मोलैलिटी, हेयर m इज द मोलैलिटी, और यह मोलैलिटी कैसे निकलेगा, तो WB बाई MB इंटू WA इंटू 1000, और ये निकालोगे तो आता है 0.50, तो ये हो गया 0.50 इंटू अल्फ़ा का वैल्यू आप यहाँ से निकाले हो 0.0753 का स्क्वायर 1 माइनस 0.0753, और ये पूरा सॉल्व करोगे तो के का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा 3.07 इंटू 10 का पावर माइनस 3, 3.07 इंटू 10 का पावर माइनस 3। अब के जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है एसिड, इसका इतना कम वैल्यू आना बतला रहा है कि यह फ्लोरोएसिटिक एसिड इज अ वेरी वीक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड जनरली सभी वीक ही होते हैं, और या तो और भी ज़्यादा वीक हो गया, थोड़ा सा इसका एसिडिक स्ट्रेंथ मेंटेन रहा, या जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप फ्लोरीन लगा हुआ है उसके चलते। इससे भी बहुत कमज़ोर एसिड होते हैं, तो बाकी की तुलना में तो यह स्ट्रॉन्ग ही हुआ, इसलिए मॉडरेट बोला गया इसको शुरू में। तो यह था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन से रिलेटेड, कि सबसे पहले आप जो है निकाले ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो दिया हुआ था, उसके बाद आप कैलकुलेट किए डेल्टा TF बराबर जो फॉर्मूला है KF इंटू एम, वहाँ से मोलैलिटी को आप लिखे WB बाई MB इंटू WA और 1000। तो सबसे पहले आप वहाँ से निकाल लिए आई निकालने के बाद आप जाओगे और देखोगे यहाँ कि यह एसिड का डिसोसिएशन किस प्रकार हो रहा है, इसके लिए इक्वेशन लिखना होगा, और चूंकि यह एसिड वीक है तो कंप्लीट डिसोसिएशन होगा नहीं, और इनकम्प्लीट डिसोसिएशन में हमेशा इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है, और जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होगा तो ऐसे करके इक्वेशंस बनेंगे। यह पूरा इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट है, क्लास 11th में जो पढ़ना था। तो यहाँ से पहले अल्फ़ा निकाले, चूँकि यह अल्फ़ा जरूर इन्वॉल्व होता है यहाँ के में, हम लोग को निकालना तो के था, तो के जब निकालोगे तो यहाँ अल्फ़ा का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए इस अल्फ़ा को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इतना यहाँ किए, और तब जाकर के निकल गया फाइनली के का वैल्यू। के जो है ना एसिड का स्ट्रेंथ को बतलाता है, के का वैल्यू जितना बड़ा होता है एसिड स्ट्रॉन्ग, के का वैल्यू जितना छोटा होगा एसिड उतना ही वीक। सो एसिड का स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू के वैल्यू।
ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे इससे रिलेटेड। ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड एक क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज का ही 2.41 क्वेश्चन है, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 25 मिलीग्राम ऑफ पोटासियम सल्फेट इन 2 लीटर ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस एज्यूमिंग दैट इट इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड। डाटा क्या क्या दिया हुआ है, मास ऑफ K2SO4, K2SO4 यहाँ सॉल्यूट है, मतलब ये WB हुआ 25 मिलीग्राम, मतलब 25 इंटू 10 का पावर -3 ग्राम। वॉल्यूम दिया हुआ है 2 लीटर, टेम्परेचर मेंशन है 25 डिग्री सेल्सियस, आप केल्विन में बदल लो, प्लस 273 तो आ जाएगा 298 केल्विन। अब जो आप सॉल्यूट लिए हो वह एक आयनिक कंपाउंड है। बोर्ड आए कि ऐसा आप एज्यूम करो कि यह कंप्लीटली डिसोसिएट कर रहा है, तो पोटासियम सल्फेट को जब आप वाटर में ऐड करोगे तो कैसे डिसोसिएशन होगा इसका, तो बनेगा 2K प्लस SO4 डबल माइनस ऐसे। तो जब यहाँ से आप I निकालोगे, चूँकि सॉल्यूट अंडरगो डिसोसिएशन, और ये बताया कि जब डिसोसिएशन और एसोसिएशन हो तो वहाँ से वांट ऑफ फैक्टर को इंक्लूड करना होगा, तभी एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। तो I बराबर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, तो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन कितना, 2 पोटासियम आयन 1 सल्फेट, तो 2 + 1, नंबर ऑफ पार्टिकल एडेड 1 मोल है तो हो जाएगा 3/1, मतलब I का वैल्यू यहाँ से आ गया 3। निकालना ऑस्मोटिक प्रेशर, तो हम लोग फॉर्मूला जो जानते हैं पाई = CRT, C को हम लोग लिखते हैं NB/VRT और NB को लिखोगे आप WB/MB VRT। अब यहाँ से WB गिवन है, R तो गैस कांस्टेंट पता है, T इज़ द टेम्परेचर पता है, V वॉल्यूम दिया हुआ है, कि MB बच रहा है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो जब यहाँ से आप MB निकालोगे K2SO4 का मोलर मास फार्मूला से, तो पोटासियम का 39 × 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 × 4 कैलकुलेट करोगे इसको तो यह आता है 174 ग्राम पर मोल। अब यहाँ सारी वैल्यूज़ को पुट कर दो और सॉल्व करो, तो WB इज 25 × 10 का पावर -3 ग्राम। R का वैल्यू यहाँ आप क्या लेने वाले हो, चूँकि ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है तो ATM या बार वगैरह आना चाहिए, तो इसका वैल्यू 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल, और टेम्परेचर लेना होगा 298 केल्विन। MB 174 ग्राम पर मोल। उसके बाद भी वॉल्यूम डायरेक्ट दिया हुआ है कितना, 2 लीटर, तो यहाँ से तो बहुत सारे यूनिट्स कैंसिल आउट होने वाले हैं, एक ग्राम से ग्राम कैंसिल, पर मोल से पर मोल कैंसिल, लीटर से लीटर कैंसिल, केल्विन से केल्विन कैंसिल, बचेगा क्या, ओवरऑल ATM में बचेगा। तो पाई इसको पूरा सॉल्व कीजिएगा तो उतना ATM आ जाएगा आंसर। तो जब डिसोसिएशन और एसोसिएशन हो तो वहाँ से इंक्लूड करना ही होगा वांट ऑफ फैक्टर को, मस्ट है, नहीं तो फिर आंसर सही नहीं आएगा। लेकिन इसमें हम लोग वांट ऑफ फैक्टर तो इंक्लूड किए ही नहीं कहीं, या तो नॉर्मल फार्मूला था, तो I सब जगह इंक्लूड करना है, और जब I इंक्लूड कीजिएगा तो I का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ साथ में 3 और ले लेना है, तब इसको सॉल्व करोगे, और सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा 5.27 × 10 का पावर -3 ATM ऐसा। बाकी के क्वेश्चंस भी ऐसे ही हैं, NCERT बुक हो, NNC ना हो, या जो प्रैक्टिस सेट दिया गया आपको, उन सबों से क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे बन जाएगा, क्योंकि हर एक टाइप का क्वेश्चन बताया गया है। बहुत सारे क्वेश्चंस नोट्स में सॉल्व किए हुए हैं डायरेक्टली, तो उस आधार पे आप बाकी क्वेश्चन को बना सकते हो। इसी में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं,
कि इफ सेम अमाउंट ऑफ NaCl, Na2SO4, KCl and glucose is dissolved in a fixed quantity of solvent, which will cause maximum elevation of boiling point। ऐसा कोई क्वेश्चन है, 4 सॉल्यूट दिए हुए हैं NaCl, Na2SO4, KCl और ग्लूकोज, चारों का इक्वल अमाउंट को बोल रहा है कि डिजॉल्व कर रहा है कोई पर्टिकुलर सॉल्वेंट, मान लो सॉल्वेंट वाटर है, यदि सबको वाटर में, और वाटर का भी क्वांटिटी यहाँ फिक्स है, तो किस सॉल्यूशन का एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा। तो देखो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन। तो जिस सॉल्यूट से सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैक्सिमम होगा उसी का एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट भी मैक्सिमम होगा। तो सबको वाटर में डिजॉल्व करोगे तो डिसोसिएशन होगा, तो NaCl सॉल्ट है, कंप्लीट आयोनाइज करेगा, Na+Cl-, कितने पार्टिकल्स बने 2, इसको डिजॉल्व करोगे तो 2 मोल सोडियम आयन प्लस 1 मोल सल्फेट आयन, तो 2 और 1 3 पार्टिकल्स। KCl को डिसोसिएट करोगे तो K+Cl-, तो 1 और 1 2 मोल्स, और ग्लूकोज को वाटर में डिजॉल्व करोगे तब तो यह ग्लूकोज ही रह जाएगा, नो डिसोसिएशन। तो जितना ऐड किए उतना ही रहा, 1 का 1 ही रहा ऐसा। तो सबसे ज़्यादा पार्टिकल किस में बन रहा है Na2SO4 में। तो चूंकि इसमें ज़्यादा पार्टिकल बन रहा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसका मैक्सिमम होगा, मतलब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इसी का मैक्सिमम। सेम क्वेश्चन आएगा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। तो ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पूछ रहा हो कि किसके लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैक्सिमम होगा, डायरेक्ट नहीं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम लिखा हुआ रहेगा। तो आप जो भी सॉल्यूट दिया हुआ है उसका डिसोसिएशन पे जाओगे, और डिसोसिएशन से जिसका मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स बने उसी के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या होना है, मैक्सिमम होना है। ऐसे और भी कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस सेट में, जरूर बनाओगे आप लोग उसको। तो इस तरह से यह चैप्टर सॉल्यूशन जो कि सेकेंड यूनिट था हम लोग के सिलेबस का, यह पूरी तरह से समाप्त होता है। धन्यवाद।